शासन ने दोनों नेताओं को बातचीत के बहाने बुलाया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं। अमृतसर की स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर जा रही है। न टेलीविजन था, न मोबाइल फोन। ब्रिटिश प्रशासन ने हालात को बेहद गंभीर मान लिया था कि आखिर शहर में क्या हो रहा है। वहीं बैसाखी मेले से लौट रहे अनेक लोग भी भीड़ देखकर बाग के भीतर चले आए। डायर लगभग 90 सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। साल 1914 यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। देखते ही देखते यह युद्ध दुनिया के सबसे बड़े संघर्षों में बदल गया। ब्रिटेन इस युद्ध में पूरी ताकत के साथ उतर चुका था, लेकिन उसके पास सैनिकों और संसाधनों की भारी कमी थी। उस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था और अंग्रेजों की नज़र सबसे पहले अपने सबसे बड़े उपनिवेश पर गई। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं और जनता से वादा किया कि अगर भारत इस युद्ध में ब्रिटेन का साथ देगा तो युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीयों को अधिक राजनीतिक अधिकार दिए जाएंगे और शासन व्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। इस भरोसे के साथ लाखों भारतीयों ने ब्रिटिश सेना का साथ दिया। साल 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। भारत के लोगों को उम्मीद थी कि अब अंग्रेज अपने वादे पूरे करेंगे और राजनीतिक सुधारों की शुरुआत होगी, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। ब्रिटिश सरकार को डर था कि युद्ध के बाद भारत में आज़ादी की मांग पहले से कहीं ज़्यादा तेज हो जाएगी। इसी डर ने अंग्रेजों को और कठोर बना दिया। ब्रिटिश सरकार ने एक विशेष समिति बनाई जिसके अध्यक्ष ब्रिटिश न्यायाधीश सिडनी रॉलेट थे। इस समिति ने सुझाव दिया कि सरकार को ऐसे असाधारण अधिकार मिलने चाहिए जिनके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सके और लंबे समय तक जेल में रखा जा सके। इसी सिफारिश के आधार पर 1919 में रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया। अब पुलिस किसी भी भारतीय को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती थी। किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता था। प्रेस पर नियंत्रण बढ़ा दिया गया और नागरिक स्वतंत्रताओं पर कई नई पाबंदियां लगा दी गईं। जिन लोगों ने युद्ध के बाद आज़ादी और अधिकारों की उम्मीद की थी, उन्हें इसके बदले और अधिक दमन का सामना करना पड़ा। रॉलेट एक्ट लागू होते ही पूरे भारत में विरोध शुरू हो गया। लोग पूछने लगे कि जब युद्ध खत्म हो चुका है तो फिर ऐसे आपातकाल जैसे कानून लागू करने की क्या ज़रूरत है। इसी समय महात्मा गांधी ने देशव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया। कई शहरों में हड़तालें हुई, बाजार बंद रहे, रेल सेवाएं प्रभावित हुई, पूर्ण विरोध प्रदर्शन होने लगे। लेकिन सबसे अधिक तनाव जिस प्रांत में बढ़ रहा था वह था पंजाब। उसी समय पंजाब का प्रशासन एक ऐसे अधिकारी के हाथ में था जिसका नाम आगे चलकर इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला था, माइकल ओडवायर। वह पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। उसके अनुसार किसी भी प्रकार का विरोध केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सीधा खतरा था। इसलिए उसकी नीति बिल्कुल साफ थी, किसी भी कीमत पर विरोध को बढ़ने नहीं देना है। अमृतसर उस समय पंजाब का सबसे सक्रिय राजनीतिक केंद्र बन चुका था। यहाँ दो लोकप्रिय नेता एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण सभाएं और भाषण आयोजित कर रहे थे। हजारों लोग उनकी बात सुनने आते थे। ब्रिटिश प्रशासन को डर था कि अगर इन्हें नहीं रोका गया तो यह आंदोलन पूरे पंजाब में फैल जाएगा। इसी डर के कारण प्रशासन ने दोनों नेताओं को बातचीत के बहाने बुलाया और बिना किसी सार्वजनिक घोषणा के उन्हें गिरफ्तार करके अमृतसर से बाहर भेज दिया। जब यह खबर शहर में फैली तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। उनकी केवल एक मांग थी, हमारे नेताओं को रिहा करो। लेकिन बातचीत की जगह प्रशासन ने बल प्रयोग का रास्ता चुना। कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं। कुछ सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा, कुछ अंग्रेज अधिकारियों पर भी हमले हुए। इन घटनाओं के बाद ब्रिटिश प्रशासन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अमृतसर की स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर जा रही है। यही वह समय था जब अमृतसर में एक सैन्य अधिकारी को बुलाया गया। उसका नाम था ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। 13 अप्रैल 1919 पंजाब में बैसाखी का त्यौहार था। सुबह होते ही आसपास के गांवों से हजारों लोग अमृतसर की ओर निकल चुके थे। कोई बैसाखी का मेला देखने आया था, कोई व्यापार के सिलसिले में, कोई रिश्तेदारों से मिलने और कुछ लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में आयोजित सार्वजनिक सभा में शामिल होने के लिए शहर पहुंचे थे। उस दौर में न टेलीविजन था, न मोबाइल फोन और न ही ऐसी कोई व्यवस्था जिससे सरकारी आदेश हर गांव तक तुरंत पहुंच जाएं। यही वजह थी कि बड़ी संख्या में लोग बिल्कुल सामान्य दिन की तरह शहर में प्रवेश कर रहे थे, जबकि शहर के भीतर हालात तेजी से बदल चुके थे।
10 अप्रैल को अमृतसर में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने हालात को बेहद गंभीर मान लिया था। 11 अप्रैल तक सेना शहर में गश्त करने लगी और 12 अप्रैल की रात ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अमृतसर का सैन्य नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। डायर का मानना था कि अगर विरोध को उसी समय कठोर तरीके से नहीं रोका गया तो पूरा पंजाब अंग्रेजी शासन के खिलाफ खुला विद्रोह कर सकता है। इसलिए 13 अप्रैल की सुबह उसने आदेश जारी करवाया कि किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा नहीं होगी और 4 से अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि यह घोषणा शहर के हर हिस्से तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच सकी। हजारों लोगों को इन आदेशों की जानकारी ही नहीं थी। दोपहर बढ़ने के साथ जलियांवाला बाग में लोगों की संख्या लगातार बढ़ती गई। कुछ लोग रॉलेट एक्ट और गिरफ्तार किए गए नेताओं के विरोध में आयोजित सभा सुनने आए थे। कुछ लोग केवल यह जानना चाहते थे कि आखिर शहर में क्या हो रहा है। वहीं बैसाखी मेले से लौट रहे अनेक लोग भी भीड़ देखकर बाग के भीतर चले आए। उधर जनरल डायर को सूचना मिली कि जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा हैं। डायर लगभग 90 सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। उसके साथ ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिक थे। वह बख्तरबंद गाड़ियां भी लाना चाहता था, लेकिन संकरी गली के कारण वे अंदर नहीं जा सके। इसके बावजूद उसने अपनी योजना नहीं बदली। जलियांवाला बाग के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचकर डायर ने सैनिकों को पंक्ति में खड़ा किया। सामने हजारों निहत्थे लोग थे। भीड़ में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और आम नागरिक मौजूद थे। इसके बाद डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने भीड़ पर लगातार गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन बाग चारों तरफ से घिरा हुआ था और बाहर निकलने का रास्ता केवल एक संकरा प्रवेश द्वार था। कुछ लोग दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, कुछ कुएं की तरफ भागे और कुछ वहीं गिरते चले गए। गोलीबारी लगातार कई मिनटों तक चलती रही। जब गोलियां थमीं तो मैदान में सन्नाटा और बिखरी हुई चीखों के निशान रह गए। जलियांवाला बाग की खबर धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगी। शुरुआत में ब्रिटिश प्रशासन ने इस घटना की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं होने दी। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक निर्णायक मोड़ बन गई।